3rd चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। आज 4th चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। नाम डाल दो काइनेमेटिक्स पार्ट 2, मोशन इन प्लेन। आप इसे मोशन इन 2 डायमेंशन भी बोल सकते हैं। क्या इसे मोशन इन 3 डायमेंशन भी बोल सकते हैं? हाँ, 3D का भी कुछ पार्ट पढ़ना है। मोशन इन 2 डायमेंशन, डायमेंशन समझते हैं ना आप लोग? डायमेंशन का मतलब होता है आवाम, मतलब कि क्या मतलब कि ये मार्कर है, ये कितने डायमेंशन से डिफाइन हो सकता है। मतलब ये अगर मैं पूछूं ये 1D 2D या 3D कैसा ऑब्जेक्ट है तो क्या बोलोगे? बच्चे कह रहे हैं 3D। हाँ, वैसे बात भी सही है, 3D है। इस पेन से रिफिल निकाल के दो, इंक वो नहीं है किसी में तो होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल? बताओ बताओ। ये बच्चा कह रहा है 2 डायमेंशनल। मूर्खों, मुझे लग रहा था आप मेधावी छात्र हैं, किंतु आप नहीं हैं। मेरी गलतफहमी से पर्दा हटाने के लिए धन्यवाद। ये एक 1 डायमेंशनल बॉडी है, मतलब आप इस पूरी बॉडी को मात्र एक डायमेंशन से डिफाइन कर सकते हो। क्या मैं इसे उठा के एक्स एक्सिस पे रख सकता हूं? और रख सकता हूं। वाई पे रख सकता हूं? रख सकता हूं। जेड पे रख सकता हूं? रख सकता हूं। राइट ना? 1 डायमेंशनल फिगर है ना ये? बोलो राइट। अब एक पेज दो, पेज। ये बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ाई में। अब ये एक बॉडी है, राइट? ये 1 डायमेंशनल बॉडी है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? बताओ। क्या 3 से ज्यादा? हाँ, इस बच्चे को ये बॉडी 1 डायमेंशनल लग रही है। इसका जो ज्ञान का स्तर है वो इन्फिनिटी पार कर चुका है, ठीक है ना? अनंत के आगे जा चुका है। ये एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसके पास 2 आवाम है, एक इसकी लेंथ और दूसरी इसकी ब्रेथ। 2D। भाई आप इसे एक एक्सिस पे रख सकते हो क्या? क्या मैं इसको कोशिश करूं अगर एक्स एक्सिस पे रखने की, जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड, राइट ना? अब वैसे तो जेड ऐसा होता है, पर ऐसा बना नहीं सकते ना बोर्ड पे। ये बना दें? बना दें? कैसे बना देंगे? तो ऐसे बना के दिखाते हैं, राइट है? अब अगर मुझे इस बॉडी को एक डायमेंशन पे रखना है तो मैं रख सकता हूं क्या कि केवल एक्स एक्सिस पे रख दो जी? नहीं ना? बोलो ऐसे रखो, ऐसे। ये देखो, अरे कहां आया केवल एक्स पे? जेड पे नहीं आ गया? एक्स पे भी है और जेड पे भी है। अभी ये एक्स पे भी है, वाई पे भी है, ऐसे रख दो तो वाई पे और जेड पे है। तो ये कम से कम 2 डायमेंशंस में आएगा, राइट ना? तो एक 2D बॉडी है, 2D फिगर है ये, 2 डायमेंशनल, 2 आवाम है इसके अंदर। सही बात है? आप घर में जो टीवी देखते हैं, टीवी ऑन करके मोबाइल चलाते हो, सब 2 डायमेंशनल है। सारी चीजें लेंथ और ब्रेथ उसी के अंदर चल रहा है, 2 डायमेंशनल काम हो रहा है। सही बात है? टीवी चल रही है, 2 ही डायमेंशन होती है ना? आपकी या किसी के घर पे 3 डायमेंशनल वाली टीवी है? नहीं ना? लेंथ और ब्रेथ, हीरो नाच रहा है, उसके पीछे पब्लिक नाच रही है, सब कुछ 2 डायमेंशन में हो रहा है, राइट है? ओके। तीसरी डायमेंशन का मतलब जैसे कि मान लो ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये 1D है, 2D है या 3D है? है 1D भी आया कहीं से? कौन है छुपा हुआ? आप 1 डायमेंशनल कह रहे हैं इसे? भगवान है कहाँ रे तू? अद्भुत, मस्त बच्चा है। मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ लूंगा।
ऐसे तो नहीं चलेगी बात, समझाना पड़ेगा मेरे को। लेट्स हैव अ महंगा एग्जाम्पल, बहुत ही एक्सपेंसिव एग्जाम्पल लेकर आए हैं आपके लिए। ये एक 1D बॉडी है, 2D या 3D? देखो कैसे, एक इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। आप इसे एक डायमेंशन पे रख सकते हो क्या? आप इसे केवल एक्स एक्सिस पे रखने की कोशिश करो, आएगा क्या? नहीं। वाई पे भी जा रहा है, जेड पे भी आ रहा है, राइट ना? तो आप इसे 2 डायमेंशन में भी नहीं रख सकते। तो एक 3D फिगर है, 3D बॉडी है, तो ये भी 3D है। बोला आपने? मुझे तो लग रहा था आप कह रहे हो 1 डायमेंशन है। बताओ। वन डी 2D 3D समझ गए? पक्का? देखो प्योरली तो कोई भी बॉडी 1D या 2D नहीं हो सकती। वैसे तो आप अपने आसपास जितनी भी बॉडी देखते हैं सारी ही 3D है। जैसे अगर मेरे से कोई बच्चा बोले कि इसे केवल एक्स एक्सेस पे रख के दिखाओ, और मैं एक्स पे रखूंगा, तो बोलेगा सर इसकी कुछ थिकनेस नहीं है क्या? आ रही है ये जेड एक्सिस पे और वाई पे भी जा रही है, 3D है ये। आप इसे केवल एक डायमेंशन में रख के दिखाओ, तीनों डायमेंशन है इसकी। उस तरह से अगर मैं ये बोलूं कि ये पेपर है 2D है, अब आप बोलोगे 2 डायमेंशन में रख दिया, क्या इस पेपर की कुछ थिकनेस नहीं है? कुछ तो होगी, राइट ना? तो जेड एक्सिस पे कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल हो ही रहा है। तो वैसे तो सारी बॉडी 3D हो गई, राइट? देखो जब किसी बॉडी में कोई 1 या 2 डायमेंशन ज्यादा डोमिनेट कर जाए, मतलब किन्हीं 1 या 2 डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बची हुई डायमेंशन ना के बराबर हों, तो हम उसे 1D 2D या 3D बॉडी में क्लासीफाई कर देते हैं। यानी यही बात समझ में? ये एक ऐसा फिगर है जिसमें लेंथ काफी डोमिनेटिंग है, लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना के बराबर है, राइट ना? इसलिए हम इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को अभी के लिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं और इसको 1 डायमेंशनल बॉडी बोल रहे हैं। अगर ये फिगर, मतलब इसकी थिकनेस इतनी होती, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ही होता, पर ये होती बहुत छोटी सी, तो आप इसको 3D बोल रहे होते। सही बात है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन 3D होती है ना, लेकिन बहुत लंबी है, तो आप उसको 1 डायमेंशनल बॉडी कंसीडर कर सकते हो, सीधी रखी हुई? हाँ कर सकते हो, क्योंकि उसकी बाकी डायमेंशन के रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ डोमिनेट कर रही है बहुत ज्यादा। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सिग्निफिकेंट वैल्यू कैरी करती है ना, लेकिन इसकी थिकनेस इनके रिस्पेक्ट में ना के बराबर है, तो आप इसे 2D फिगर कह सकते हो। समझ गए? ये आप अपने एग्जांपल्स ले लें वापस। अच्छा, तो जब आप घर में मूवी देखते हो तो 2 डायमेंशंस में देखते हो, राइट? एक्स और वाई पे चलती है आपकी मूवी। लेकिन जब आप 3D मूवीज देखते हो जाके, वो मस्त ऐनक पहन के, पोलराइजर्स पहन के, तो क्या होता है कि एक डायमेंशन और आ जाती है। अब जो नायक है, नायक और नायिका, मतलब जो भी हीरो हीरोइन है, वो केवल पर्दे पे नहीं, पर्दे के बाहर भी आ सकती हैं, एक और डायमेंशन है, इसमें भी मूव कर सकती हैं। तो हम क्या बोलते हैं, 1, 2 और 3 3D मूवी तीनों डायमेंशंस में चलेगी। डायमेंशन का हिसाब क्लियर हो गया? क्या होती है 1 डायमेंशनल बॉडी का? क्या कैलकुलेट करेंगे हम? अगर कोई बॉडी 1 डायमेंशनल है तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, राइट ना? अगर कोई बॉडी 2 डायमेंशनल है तो उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्या उसकी लेंथ और ब्रेथ भी होगी? हाँ वो भी होगी। पर 1 डायमेंशनल बॉडी का एरिया कंसीडर करोगे क्या? नहीं। 2 डायमेंशनल बॉडी का वॉल्यूम निकालोगे क्या? नहीं। पर अगर कोई बॉडी 3D है तो उसकी लेंथ भी निकल सकती है, उसका एरिया भी निकल सकता है, उसका वॉल्यूम भी निकल सकता है। पर वॉल्यूम 2D बॉडी का नहीं निकल सकता, एरिया 1D बॉडी का नहीं निकल सकता। पकड़ रहे हो बातों को? बहुत अच्छे। तो जब हम बोल रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन 1 डायमेंशन, तो आप एक सीधी रेखा की बात कर रहे थे, रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में आप कहाँ जा सकते हैं? स्ट्रेट लाइन में आप इधर जा सकते हैं या फिर इधर जा सकते हैं। और कहाँ जाओगे भाई? स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या है? या तो इधर या फिर इधर, 2 ही डायरेक्शन है पॉसिबल, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं है, राइट? लेकिन जब आप बात करते हैं एक प्लेन की, किसकी? क्या ये बोर्ड एक प्लेन है? क्या व्हाइट बोर्ड एक प्लेन नहीं है?
दो डायमेंशन है इसके पास, लेंथ और ब्रेथ, राइट। बहुत अच्छे। तो अगर इस बॉडी मतलब इस बोर्ड पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहे तो क्या वो दो ही पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है? नहीं, उसके पास इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं। हटाओ इस जेड एक्सिस को, केवल दो डायमेंशन की बात करो, वाई एक्सिस की बात करो और एक्स एक्सिस की बात करो। बॉडी कहाँ जा सकती है? बॉडी यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ, बहुत सारी डायरेक्शन है ना। तो जब हम इतनी सारी डायरेक्शंस को कंसीडर करेंगे तो चीजें नॉर्मल नहीं रहती पहले की तरह। नहीं आई बात समझ में? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं 5 मीटर आगे गया, फिर मैं 2 मीटर और आगे गया, तो मैं कितना आगे गया? 7 मीटर आगे गया। मैंने आपसे कहा मैं 5 मीटर आगे गया, मैं 2 मीटर पीछे आया, अब मैं कहाँ हूं? मैं 3 मीटर आगे गया। मतलब आप कैच कर रहे हो बातों को, आसान नहीं है कि सब कैलकुलेट करना, राइट ना। लेकिन अगर आप 2D में है, 2 डायमेंशन में है, अब मैं कह रहा हूं कि मैं 2 मीटर गया, फिर मैं 5 मीटर गया, बताओ मैं कहाँ गया? तो आप बोलोगे 2 मीटर कहाँ गए, 5 मीटर कहाँ गए? मैं यहाँ पे खड़ा था, 2 मीटर इधर गए हो, 2 मीटर इधर गए हो, 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 किधर गए हो? सही बात है। चलो 2 मीटर इधर गए हो आप, अब 5 मीटर किधर गए हो? 5 मीटर के पास भी इनफाइनाइट डायरेक्शंस है, राइट ना। तो जब इतनी सारी डायरेक्शंस के साथ अब हमें डील करना है तो अब हम केवल मैग्नीट्यूड के साथ बाउंड नहीं रहेंगे। अब यहां पर डायरेक्शन मैटर करेगी और बहुत ज्यादा करेगी ना। इसलिए अब आपको एक नया कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा जो कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक है और उसका नाम है, डाल दो नोटबुक में, वेक्टर्स। वेक्टर्स। पुष्कर, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? फॉलो। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप बताना चाह रहे हो, बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हाँ राइट, यही बताना चाह रहे थे आप। तो वो सब कुछ जिन्हें हम मेजर कर सके, राइट ना, और जिनकी टर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स डिफाइन हो। ये भी आप सही कह रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी वही होती है जिन्हें हम मेजर कर सकें और जिनकी टर्म में फिजिक्स के नियम डिफाइन हो। जैसे कैसे? न्यूटन सेकेंड लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बहुत अच्छे। तो यहां पर मोमेंटम आया, रेट आया मतलब टाइम आया, और फोर्स आया। ये तीनों ही फिजिकल क्वांटिटी हैं क्योंकि तीनों को मेजर किया जा सकता है, मोमेंटम को भी, टाइम को भी, फोर्स को भी। क्या इन 3 वर्ड को यूज किए बिना आप सेकेंड लॉ को डिफाइन कर सकते हो? तो फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल होता है। सही बात है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है? मेजर कर सकते हैं हम उसे। क्या टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है? फोर्स है, प्रेशर है, एनर्जी, मोमेंटम, जर्क, इम्पल्स, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सबको मेजर कर सकते हैं। इनको अब हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, वेक्टर्स और स्केलर। ठीक है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो होंगी जिसमें हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी मतलब होगा। मतलब उसमें दोनों चीजें मैटर करेंगी, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी। समझ रहे हो? जैसे ये बॉडी मेरे हाथ पे रखी हुई है, मैंने कहा कि मैंने इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये बॉडी मूव कर गई, तो क्या आप मेरे से पूछोगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और कहां मूव कर गई? बोलो। क्या मैग्नीट्यूड मैटर करता है? हाँ करता है। 2 की जगह 5 न्यूटन लगा देता तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आती, एक्सेलरेशन ज्यादा आता, राइट ना।
तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका अमाउंट भी मैटर करता है और उसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है। सही बात है। अब मैं कह रहा हूं आपको कि इस रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, तो आप मेरे से डायरेक्शन पूछेंगे? पूछ लो। फोर्स में तो पूछी थी तुमने कि फोर्स में बताओ किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। आप टेम्परेचर में नहीं पूछ रहे कि किस डायरेक्शन में है टेम्परेचर। हाँ भाई, इस रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, डायरेक्शन बताओ। उस तरफ यार, उस तरफ 24 डिग्री सेल्सियस है। ओके, याद रहेगा? है? दिख नहीं रहा तो देख के मानेगा अच्छा, एक और खास बात बताता हूं। इस तरफ 24 है, इस तरफ 27 है, 27 है। ये भी नहीं दिख रहा। तो मतलब समझ रहे हो आप, यहां पर डायरेक्शन की बात करना सेंसलेस है। तो जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होंगी वो कैसी होंगी? अमाउंट तो होगा उनके पास 24, जैसे आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो 24, 27, ये सब क्या है? ये उसका अमाउंट है, उसकी क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड है। ये तो है उस पे, पर क्या नहीं है उस पे? डायरेक्शन नहीं है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, देयर इज नो सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन। इसमें आप डायरेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते। सही बात है, बहुत अच्छे। दूसरा क्या? वेक्टर, जिन पे मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। कोई दो वेक्टर क्वांटिटी बताओ। स्पीड वेक्टर है, बहुत अच्छे। आर्यभट्ट कहां थे अब तक? नासा से डायरेक्ट आ रहे हैं लग रहा है आप। नासा से आया है यहाँ पे हमारा सत्यानाशा करने आप बताओ कोई दो वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन हो गई दो। कह रहा है बॉडी ए का एक्सेलरेशन, बॉडी बी का एक्सेलरेशन वेलोसिटी, फोर्स, और बताओ डिस्प्लेसमेंट, और बताओ मोमेंटम है। कोई दो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बताओ। हाँ बताओ। टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर आपने कुछ गलत छेड़ दिया, करेंगे बात इस पे भी। हाँ नहीं है, वैसे तो सही हो आप। हाँ, स्पीड, डिस्टेंस, ओहो, करंट। हाँ करंट भी आपने थोड़ा अलग छेड़ दिया। देखो ऐसा है कि वेक्टर क्वांटिटी केवल वो क्वांटिटी नहीं होती कि जिनके पास डायरेक्शन ना हो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होंगी जिनके पास एक यूनिक डायरेक्शन हो। क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसपे एक से ज्यादा डायरेक्शंस होती हैं? हाँ होती है। उन्हें भी हम वेक्टर नहीं बोलेंगे। वेक्टर होने की कंडीशन क्या है कि एक यूनिक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। समझ गए? जैसे आप एक गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, गुब्बारा फूल रहा है, सही बात है। उसके अंदर की एयर उसकी वॉल्स पे प्रेशर लगा रही है, तो राइट साइड वाली वॉल पे किस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा? मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में, राइट की तरफ, राइट ना। लेफ्ट पे लेफ्ट की तरफ, आगे वाली वॉल पे आगे की तरफ, ऊपर वाली वॉल पे नीचे। मतलब हर जगह डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है, पर ओवरऑल प्रेशर के पास एक यूनिक डायरेक्शन नहीं है, बहुत सारी मल्टीपल डायरेक्शंस आ गई। नहीं आई बात समझ में? तो मल्टीपल डायरेक्शन है, इसलिए ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। समझ गए? तो वेक्टर होने की कंडीशन, वैसे तो टेंसर भी पढ़ना है आपको, पर जब वो समय आएगा तब पढ़ोगे। 3 टाइप है। जैसे इस बच्चे ने एक एग्जांपल लिया अभी करंट का। क्या करंट के पास डायरेक्शन नहीं होती? होती है ना, करंट के पास डायरेक्शन होती है। क्या डायरेक्शन है करंट की? अरे तारों में जा तो रहा है, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है। यहां पे तो डायरेक्शन यूनिक भी है। मैग्नीट्यूड होता है, हाँ होता है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन होती है, होती है। यूनिक डायरेक्शन होती है, हाँ यूनिक डायरेक्शन होती है।
तो वेक्टर है? नहीं, स्केलर है। क्यों? क्योंकि हाँ जी, ये जो है ये लॉज ऑफ एडिशन वेक्टर्स में पढ़ेंगे आप, उन्हें फॉलो नहीं करता, वेक्टर्स के कुछ नियमों को फॉलो नहीं करता। ठीक है, समझोगे आप? मतलब करंट में डायरेक्शंस मैटर नहीं करती, कैसे वो समझेंगे। ठीक है, तो लिखा आपने वेक्टर्स, लिख लो। दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, those physical quantities having magnitude as well as direction are known as vector physical quantities. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप खुद लिख लेना। ओके, अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे एरो का। किसका? ये क्या है? ये एक वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर का हेड पार्ट आपको वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? ओके, इसका टेल पार्ट आपको उसकी इनिशियल पोजीशन बताएगा कि वो स्टार्ट कहां से हो रहा है। ठीक है, और इस वेक्टर की लेंथ आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। समझ रहे हो? पक्का? जैसे अगर दो वेक्टर हैं, एक ये और एक ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मान लो दोनों ही फोर्स हैं, एक ये और दूसरा है। क्या दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है? आंसर है यस। फर्क क्या है? मैग्नीट्यूड का। एक फोर्स बड़ा है, दूसरा छोटा है। बी वेक्टर बड़ा है, ए वेक्टर छोटा है। राइट ना? अच्छा, ये क्या है? ये सिंबल है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। इन दो वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। बहुत अच्छे, राइट। काफी तेज हैं आप। इन तीन वेक्टर्स में क्या चीज सेम है? इनिशियल पॉइंट सेम है। राइट ना? तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, इन्हें हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। मैटर नहीं करता कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है या डायरेक्शन क्या है, पर इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। जैसे एक बम अगर यहाँ पे फट जाए, डरो मत, तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े यहाँ से स्ट्रेट लाइन में अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। राइट ना? तो ये सारे क्या हैं? वेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पर इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, कोई इनिशियल। ये क्या थे? ये नेगेटिव वेक्टर थे। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है पर डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होती है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के बराबर तो है पर अपोजिट है, इसलिए माइनस लगेगा। डायरेक्शन अपोजिट है, इन्हें बोलते हैं हम क्या? नेगेटिव वेक्टर्स। क्लियर है? क्या ढूंढ रहे हो? इन तीन वेक्टर्स में क्या चीज कॉमन है? कह रहे हैं एंड पॉइंट सेम है जी, एक ही जगह आके खत्म हो जा रहे हैं। ये है को टर्मिनल वेक्टर्स, जो एक जगह आके टर्मिनेट हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, बस एक ही बिंदु पर आके खत्म हो जाएंगे वो। राइट ना? वैसे डायरेक्शन मैटर करती है कि इस पॉइंट पर आ जाए, डायरेक्शन वही होनी चाहिए, इधर जाए तो नहीं। ठीक है ना? पर किसी भी डायरेक्शन से आकर अगर वो इधर आ रहे हैं तो क्या है वो? को टर्मिनल। और ये जितने भी वेक्टर अभी तक मैंने बोर्ड पे बनाए हैं, ये सारे के सारे वेक्टर हैं को प्लेनर वेक्टर।
क्योंकि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सारे वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, बोर्ड पे लाई कर रहे हैं। अगर मेरे को को प्लेनर नहीं बनाना तो उस वेक्टर को मैं ऐसे बनाऊंगा, प्लेन को छोड़ के बाहर आ जाए जो। क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छे। ऐसे और भी बहुत सारे वेक्टर मिलेंगे आपको। एक वेक्टर है जीरो वेक्टर, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम। एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर। धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इनको। ओके, बोलो। देखो वेक्टर्स में ऐसा है, जैसे अगर मान लो आप कि ये बच्चा मार्केट गया, मार्केट बाजार गया, ठीक है, सब्जी लेने। हंसने वाली क्या बात है, जाते भी हो ना, बहुत बढ़िया जिम्मेदार बच्चा है। तो थैला लेकर गया, थैला। तो इसने क्या किया, पहले 5 किलो 5 kg आलू लिए और थैले में, फिर 2 किलो टमाटर लिए और वो भी थैले में, फिर और क्या होता है 3 किलो भिंडी ली और वो भी थैले में। तो थैले का वजन कितना हो गया, पहले 5 था, फिर 3, फिर 3, फिर 2, तो 10 किलो हो गया। सही बात है, बहुत अच्छे। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, इसका जवाब देना भी बहुत आसान था, क्योंकि मास की बात कर रहे थे, ऐड करते चले गए आप, राइट ना? बोलो। बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ, एक बॉडी है, उस पे 2 न्यूटन फोर्स लगा, फिर 2 न्यूटन फोर्स लगा, बस। तो उस पे टोटल फोर्स कितना लग गया, 4 न्यूटन। कहा आपने 4 न्यूटन, पर नहीं कह सकते हम, हमें ये तो पता ही नहीं किस डायरेक्शन में लग रहा है। पहले आप जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे, तो वहां डायरेक्शन मैटर कर नहीं रही थी, मास। अभी आप जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो, यहां डायरेक्शन मैटर करती है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एक बॉडी है, क्या है ये, बॉडी। आपने इस तरफ लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और आपने इसी तरफ फिर से लगा दिया 2 न्यूटन का फोर्स, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, आंसर है 4 न्यूटन। पर आपने 2 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा दिया, अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है, आंसर है 0। यहां पर डायरेक्शन मैटर करती है। अगर केवल ये बताने से पता लग जाता कि 2 न्यूटन 4 होते तो वेक्टर बहुत आसान हो जाते। सही है। और अब कितना लग रहा है, पता नहीं, क्योंकि वेक्टर्स है ना, हमेशा सेम डायरेक्शन या अपोजिट ही थोड़ी होंगे, इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं, कुछ भी हो सकती हैं। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि 2 न्यूटन और 2 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहे हैं इस पे, एक 2 न्यूटन इधर लग रहा है और एक 2 न्यूटन इधर लग रहा है, और उन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है 30 डिग्री का। अब बताओ इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ढेर हो जाएंगे हम, हमें नहीं पता। सही बात है। मतलब वेक्टर्स को डायरेक्ट अलजेब्रा का यूज करके ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, हमें वेक्टर के लिए अलग टाइप की कैलकुलस पढ़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा अलग आएगी, वेक्टर को ऐड करने के मेथड अलग होंगे, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के मेथड अलग होंगे, मल्टीप्लाई करने के अलग होंगे। समझ रहे हैं आप? बोलो। हाँ, इसलिए वेक्टर के एडिशन के नियम हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके, खैर ये तो बाद की बात है, उससे पहले भी अभी कुछ बातें करनी है। देखो, मैंने आपको बताया एक वेक्टर होता है जिसे बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। नाम सुना अभी आपने? हाँ, कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। देखो ये वेक्टर है तो डेफिनेटली इसके पास डायरेक्शन होगी ना, पर ये यूनिट का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अमाउंट कितना है
पर एक डायरेक्शन है। बहुत ही यूजफुल वेक्टर है ये, बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत काम आने वाला है आपके। ये इतना अनोखा वेक्टर है कि इसको अलग तरीके से, इसका सिंबल ही अलग बना रखा है हमने। जैसे मान लो ए एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये एक यूनिट वेक्टर बन गया। अब यूनिट वेक्टर का सिंबल जो है वो थोड़ा अलग है, इसके ऊपर ये चाइनीज टोपी बना देते हैं हम, ठीक है, और इसको बोलते हैं ए कैप, ओके, और इसका नाम है ए हैट, एक और नाम है ए कैरेट। पर जो सबसे प्रसिद्ध नाम है इसका ए कैप है, गाजर। ओके, खैर आपको भी एक ही नाम पता हो तो ठीक है, तो मैंने एम ही बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज और, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बताया कि आप वेक्टर के ऊपर एरो लगा देंगे। अगर ये कोई वेक्टर है, मान लो पी कोई वेक्टर है, ये रहने दो, पी कोई वेक्टर है, तो आप कैसे लिखोगे इसे? हमें कैसे पता लगेगा इसे देख के कि ये वेक्टर क्वांटिटी है? हम इसके दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एक तो ये कर दो या फिर उस पी को डार्क कर दो। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं, सही बात है ना? या तो डार्क कर दें या फिर उसके ऊपर वेक्टर लगा दें। तो बेस्ट कन्वीनियंट क्या है? वेक्टर लगाना। डार्क करने में तो आप पेज ही फाड़ देंगे, वेक्टर, सही बात है ना? तो हिंसा से दूर रहें आप, इसलिए एरो वाला मेथड सही है, ठीक है। देखो मैं अभी मान लो कि मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, मान लिया, लाउड बोला करो, और फिर मैं कहता हूं आपसे कि मैंने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना? बताओ मैं कहां गया? हाँ, मैं क्या पता कहां गए, ये तो बताओ, डायरेक्शन तो बताओ। नहीं पता ना अभी आपको? देखो सॉरी, अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर यूज किया जाता है आई कैप, ठीक है। आई कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक है। वाई पे हो अगर आप तो, और जेड पे मूव कर रहे हो तो अद्भुत हो आप लोग। तो पहले मैंने कहा था कि मैंने 5 मीटर ट्रेवल किया ओरिजिन से, आपके समझ नहीं आया कुछ? अब मैं कह रहा हूं मैंने 5 आई कैप ट्रेवल किया, आप समझ गए कि आपने 5 एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया। पर आप बोल सकते हो ना मेरे को कि आपने 5 को ऐसे आई कैप से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं आप? तो मैं कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो 5 1 से मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, तो मेरा डिस्टेंस तो 5 ही रहेगा। तो आई कैप कर क्या रहा है? डायरेक्शन दे रहे हैं, तो डायरेक्शन चाहिए हमें, समझ गए? तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने 3 जे कैप ट्रेवल किया, तो आपको पता है कि मैं अभी कहां पर हूं, मैं यहां कहीं हूंगा, सही बात है? बोलो। और मैंने आपसे बोला कि मैंने ट्रेवल किया है पहले 5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर। अब बोलोगे अच्छा बढ़िया है, करते रहो और करो डायरेक्शन तो बताओ, है ना? और फिर मैं कहता हूं आपको कि मैंने ट्रेवल किया 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब आपको पता है मैं कहां हूं, पता है ना? 5 आई कैप मतलब मैं यहां कहीं आया हूंगा, 2 जे कैप मतलब यहां के बाद मैं 2 यूनिट ऊपर गया हूं, 3 के कैप मतलब मैं जेड पे आ गया हूं, 3 मतलब मैं इस बिंदु पर हूं, हवा में। समझ गए ना? इजी? हाँ, अद्भुत हैं आप लोग। तो अगर ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y और z है, इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर x यूनिट आगे आए हो, y यूनिट ऊपर गए हो, z यूनिट बाहर आए हो। मतलब ये पॉइंट एक्चुअली में यहां कहीं है, सही बात है? हाँ। तो अगर ये पॉइंट P है, P पॉइंट, इसको वेक्टर की टर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, OP वेक्टर। कौन सा वेक्टर? किसी भी वेक्टर को जब आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखोगे ना, तो आप उसको बोलोगे कि आप उसके
पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से निकाली जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको ओपी वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। समझ गए? इजी, बहुत अच्छा। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कोई आर वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, और इसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो आप बता सकते हो कि ये आर पॉइंट कहां पर होगा? नहीं, ओरिजिन से चलेंगे, x पे 2 यूनिट, y पे 3, z पे 4। हमें पता है इस पॉइंट की बात कर रहे हो आप, ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ हो आप, सही बात है। और अगर मैं आपसे पूछूं इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, क्या इसका r का मैग्नीट्यूड 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है? हमें नहीं पता कितना है। क्यों? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड वेक्टर की लेंथ होती है। ऐसा करो, पहले 2 में समझो फिर 3D में जाएंगे। जैसे मान लो r वेक्टर केवल 2i कैप प्लस 3j कैप है। क्या है? 2i कैप और 3j कैप। मतलब मैं x पे 2 यूनिट आया हूं, y पे 3 यूनिट गया हूं। ये हटा दूं, मतलब कि मैं कहीं यहां होऊंगा, इसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 होंगे। सही बात है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो मुझे इसका बेस पता है 2 और ये परपेंडिकुलर भी पता है 3, और इस वेक्टर की लेंथ क्या है? ये है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस लगा सकते हो आप, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से देखो हमने किया क्या, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया है प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया है, रूट किया है, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया इसका। नहीं आई बात समझ में? हाँ, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे तुम, मुझे पता है तुम मेधावी छात्र हो भाई। अंडर रूट 13 आ गया, बहुत बढ़िया। और 3D में अगर बात करते तो एक पॉइंट यहां और आ जाता यहां। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, सुनोगे ध्यान से। जब 3D की बात करोगे तो अब यहां आ गए। अब अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाऊं, समझ रहे हो, तो यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इमेजिन करो, जिसका बेस होगा ये, परपेंडिकुलर होगा ये, और हाइपोटेनस होगा ये। कैच कर पा रहे हैं आप? मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस ट्रायंगल का, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना आपका, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो आपकी इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, राइट? और परपेंडिकुलर और फिर बेस, तो निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। क्या? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो एक ही पार्ट तो एक्स्ट्रा आया, जेड वाला। समझ गए? तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे यहीं पे बात कर लेते हैं, इसे कोई पी वेक्टर ही बोल दो इसे। किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको करना क्या है? अच्छा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि पी वेक्टर लिखो और 2 पैरेलल डंडे बना दो उसके आसपास, मॉड्यूलस बोलते हैं जिसे आप, राइट ना। या फिर आप केवल अगर पी भी लिख दें तो चलेगा, कि मतलब आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। एरो हटा दिया हमने, समझ गए? और मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका? अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। इसका यूज करके आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? इजी, बहुत अच्छे। अभी हम बात कर रहे थे किसकी? यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक यूनिट वेक्टर है, तो बता दोगे आप? तो आप शायद नहीं बता पाओगे। कैसे बता दोगे? कैलकुलेट करोगे, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर उसका स्क्वायर। 1 नहीं आ रहा? 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? no. क्या हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं? इसका यूनिट वेक्टर निकालने का क्या सेंस है? आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, तो आंसर है हाँ। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का सेंस क्या है? कि आप उसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। नहीं आई बात समझ में? जैसे मान लो इस तरफ एक वेक्टर है, इस तरफ फोर्स है 50 न्यूटन का, और मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर कंसीडर करूंगा जिसकी वैल्यू 1 न्यूटन होगी।
ये इसका यूनिट वेक्टर है, इसी का यूनिट वेक्टर है, बिकॉज डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड 1 है। अभी भी नहीं हुई कैच? हुई? यूनिट वेक्टर क्या? जो सेम डायरेक्शन में ड्रॉ किया हुआ वेक्टर होगा, आपके गिवन वेक्टर के सेम डायरेक्शन में ड्रॉ किया हुआ वेक्टर होगा, बट हैविंग मैग्नीट्यूड लाउड, हैविंग मैग्नीट्यूड राइट। बहुत अच्छे। तो हम मैग्नीट्यूड मतलब कैसे निकालेंगे उस वेक्टर को? तो निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, आपको जो मिलेगा वो यूनिट वेक्टर होगा। ओके, जैसे यहां पर एक वेक्टर था आर वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16 9 25 4 29 अंडर रूट 29, राइट ना? अंडर रूट 20 मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको आर कैप लिखोगे ना, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29। ये क्या आ गया? ये एक यूनिट वेक्टर आ गया। मतलब और अच्छी तरीके से लिखना है तो आप इसे ऐसे लिख लें, 2 बाय अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 3 बाय अंडर रूट 29 प्लस 4 बाय अंडर रूट 29। ये एक यूनिट वेक्टर है, हाँ ये एक यूनिट वेक्टर है। अब आप बोलोगे प्रूव करो कि ये यूनिट वेक्टर है, कर देंगे। यूनिट वेक्टर को कैसे प्रूव करते हैं कि वो यूनिट वेक्टर है? उसका मैग्नीट्यूड निकाल के, क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 बाय अंडर रूट 29 का स्क्वायर प्लस 3 बाय अंडर रूट 29 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 स्क्वायर, राइट? 4 29 9 29 16 29 29 29 1। बोलो नो सर, अंडर रूट 1। ओहो आप तो मेधावी है, अद्भुत। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। क्या किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे? ये लिखिए, ठीक है। अब कुछ लिखना चाहते हैं यहां से, लिख लो फास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वेक्टर को ऐड करना मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके, आज की सभा यहीं स्थगित होती है। आंसर बताओ।